आज की तारीख है 1 सितंबर 2020 और मैं आदित्य लेके आया हूँ मुद्दे यूपीएससी के सेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। तो सीएसआईआर ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है। ये न्यूज़ में रहा था, पीआईबी से ये न्यूज़ लेके आया हूँ। और इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सोलर ट्री क्या होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री का भारत के लिए क्या मायने हैं। तो सीएसआईआर के जो अभी डायरेक्टर हैं हरीश ईरानी, उन्होंने बताया कि एक सोलर ट्री इंस्टॉल किया गया है दुर्गापुर में, जहाँ पे सीएसआईआर की रेजिडेंशियल कॉलोनी है। वहाँ पे ये 11.5 किलोवाट पर आवर की कैपेसिटी का ये सोलर ट्री लगाया गया है। अब सोलर ट्री क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 12,000 से 14,000 यूनिट साफ और ग्रीन पावर देने की इसकी यूनिट है। तो देखो सोलर ट्री होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप इस इमेज को देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको एक ट्री दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये एक ट्री है और ट्री में ब्रांचेस जो हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, इन शाखाओं में सोलर पैनल लगे हुए हैं, है ना। तो ये होते हैं सोलर ट्री। अब इनमें होता क्या है कि कोई भी एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर, या मान लीजिए एक ट्री ही हो गया, एक पिलर जैसे स्ट्रक्चर में हम कुछ सोलर यूनिट्स को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ सोलर सेल्स लगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये सोलर लाइट को कैप्चर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका फ़ायदा कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो लगा देने से फॉर एग्जांपल जो आम पब्लिक है, ठीक है, उसको मोबाइल चार्ज करना हुआ, या मान लीजिए कल के टाइम पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके देश में ज़्यादा आ जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का ये एक तरीका हो सकता है। तो ये है सोलर ट्री। हालाँकि अभी दुनिया में जो अधिकतर सोलर ट्री लगाए जाते हैं वो एज़ अ मॉडल वर्क ज़्यादा होते हैं, वो सिर्फ़ एज़ अ मॉडल की तरह होते हैं शो करने के लिए, लेकिन इसका आने वाले फ्यूचर में काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो सोलर ट्री के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑन अ सिंगल पिलर लाइक अ ट्री ट्रंक। तो एक सिंगल पिलर जैसे स्ट्रक्चर पे सोलर टेक्नोलॉजी लगा देना, उसे बोलते हैं हम सोलर ट्री। ये एक सोलर आर्टवर्क हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये एक मॉडल सिर्फ हो सकता है, या एक फंक्शनल पावर जनरेटर, या ये फंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल कहने का मतलब कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती हो। तो ये रही बात सोलर ट्री की। अच्छी बात है, इंडिया एडवांसमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी में, अच्छी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक न्यूज़ है। खतरनाक न्यूज़ क्या है कि जीडीपी क्वार्टर वन में 23.9% के साथ खिसक गया है, मतलब डाउनफॉल हुआ है जीडीपी में। तो इस चीज़ के क्या मायने हैं? देखिए, 1996 वो पहला साल था जब पहली बार जीडीपी का जो क्वार्टर एस्टिमेशन होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो को उसका क्वार्टर एस्टिमेशन होता है, हर 3 महीने में उसका जो एस्टिमेशन किया जाता है वो पब्लिश किया गया था पहली बार 1996 में। तो ऐसे हर 3-3 महीने के अंतराल में ये पब्लिश किया जाता है। तो अभी ये जो अप्रैल में जून क्वार्टर का जो जीडीपी एस्टिमेशन आया है, इसमें भारत की जो जीडीपी है वो 23.9% कम हो गई है, गिर गई है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए, इसका एक सीधा-सा सिग्नल है कि भारत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हाशिए पे जा रही हैं। कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा प्लान के बावजूद, गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इनपुट दिया मार्केट में, इतना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी उसका कोई ख़ास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्ल्ड में इकोनॉमी पे ऐसा ही असर पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन चाइना की अगर बात करें तो 3.2% की दर से उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो अभी हम आने वाले सेशन में ये भी बात करेंगे कि चाइना की इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है और इंडिया की इकोनॉमी इतना ज़्यादा पीछे क्यों जा रही है। रसिया के बारे में भी, जो रसिया का क्वार्टरली जीडीपी वो है, एस्टिमेशन आया है, उसमें ये पता चला है कि हालांकि जो उनकी एक्सपेक्टेड थी 8.5% जीडीपी ग्रोथ रेट, वो नहीं मिल पाई है, वो स्लो डाउन हो रही है, बट इतनी ज़्यादा स्लो डाउन जीडीपी में नहीं देखा गया जितना कि इंडिया की जीडीपी में देखा गया है। नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि बहस का मुद्दा बना हुआ है चारों तरफ कि इस कोरोना स्प्रेडिंग फास्ट इन इंडिया, क्या कोरोना के केसेस भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोरोना की टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं।
देखिए, ये बहस का मुद्दा है और इस पे चर्चा करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें वर्तमान स्थिति का पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आपने परसों का पीआईबी का डेटा देखा हो, तो परसों के पीआईबी के डेटा में ये बताया गया था कि इंडिया ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टेस्ट किए एक सिंगल डे में, मोर देन 10 लाख टेस्ट इन अ सिंगल डे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इस डेटा से एकदम ये बात क्लियर हो जाती है कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि टेस्ट बढ़ गए हैं। ठीक है, इन्फेक्शन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा उस रेशियो में, इसका भी रीज़न है। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो हमारा रिकवरी रेट है वो मेंटेन है और जो डेथ्स हो रही हैं वो कम हो रही हैं। अगर कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ रहा होता तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डेथ्स विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग, बट वो उस रेशियो से नहीं बढ़ रही है। इसका ये मतलब है कि हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, दैट्स वाई द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग। बट इन सारी चीज़ों का ये मतलब नहीं हो जाता कि ये कहीं से भी एक सही संकेत नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। अभी मैंने पिछली न्यूज़ में आपको बताया कि जीडीपी में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस मामले में ये एक सही न्यूज़ हो सकती है कि नंबर ऑफ टेस्ट हम काफ़ी ज़्यादा कंडक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कुछ समय बाद, है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद इनकी केसेस में कमी देखने को हमें मिलने लगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में, वो यही बात करेंगे कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कैसे कर रही है। ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी था कि चाइना की इकोनॉमी के ग्रो करने के रीज़न क्या हैं, इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए और इस कोरोना काल में इंडिया को कैसे इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। देखिए, 2 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पहला, तो उन्होंने जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नियम लिए थे, जो मेजर्स लिए थे, वो काफ़ी सटीक थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। मानते हैं इस बात को सभी मानते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए थे, लेकिन उन मेजर्स का फ़ायदा चाइना को मिला है। और दूसरी बात ये है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उसकी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रभावित नहीं होने दे रहा। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया को जो इसके कंट्रोल मेजर्स हैं उसमें थोड़ा तेज़ी लानी पड़ेगी। तेज़ी तो इंडिया ला रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो इंडियन लोग हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा सेक्शन ऑफ पीपल अभी कोरोना से अनअवेयर्ड हैं। अनअवेयर्ड कहने के ये इन द सेंस कि वो प्रॉपर सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ये भारत के लिए खतरा का विषय बनी हुई है। इन्फेक्शन के रेट्स, मतलब इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं इस वजह से। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो मुद्दा था, जो उन्होंने प्लान दिया था, वो कहीं न कहीं इसी बात पे फ़ोकस करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फ़ोकस करके हम कैसे अपनी इकोनॉमी को इस समय में भी मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत होने के लिए भारत को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। कितनी चीज़ों की? 2 चीज़ों की। पहला है स्किल्ड वर्कफ़ोर्स। हमें वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत है और वो वर्कफ़ोर्स कैसी होनी चाहिए? स्किल्ड होनी चाहिए। स्किल्ड कहने का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए वो रेडी हो। अगर आप पीपीई किट्स के मैन्युफैक्चरिंग का एग्ज़ाम्पल देखिए तो भारत जनवरी तक में, जब ये कोरोना इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं आया था, तो भारत पीपीई किट का बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करता था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता था। लेकिन अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद के डेटा में देखें, तो भारत इतना ज़्यादा पीपीई किट्स का प्रोडक्शन करने लगा कि वो उन्हें एक्सपोर्ट भी करने लगा। तो ऐसे सेक्टर में, समझ रहे हैं आप, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें ग्रोथ करनी होगी। ऐसे हमें अपनी वर्कफ़ोर्स को एंगेज करना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दूसरी जो चीज़ है, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत तभी होता है किसी देश में जब डिमांड बढ़ती है चीज़ों की, ठीक है? व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस। इंटरनल डिमांड भी बढ़नी चाहिए, देश के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की डिमांड बढ़नी चाहिए और देश के बाहर भी। तो देश के अंदर तो अभी बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हैं, वो इसलिए क्योंकि देश की इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति पे है। लेकिन देश के बाहर जो डिमांड है गुड्स की, वो अगर बढ़ती है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है। उससे जो हमारी ये अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा पटरी पे आ सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्हीं 2 चीज़ों पे ध्यान देके चाइना ने अपनी इकोनॉमी में सुधार किया है कोरोना के इस काल में भी। ठीक है? तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल्स एजुकेशन। मिलते हैं कल।